या हाँ, बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं? बस। चलो, कैसा रहा आज का दिन? मिठाइयाँ खाए तो बढ़िया से, ज़बरदस्त मिठाइयाँ खाइए, और अभी भी घर पे रखी होंगी तो खाइए। अ, हम लोग जो अभी शुरू करने जा रहे हैं ना, वह है कंपनी लॉ 2013। कंपनी लॉ 2013 शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड को समझ लेते हैं कि आखिर कंपनी है क्या। तो बेसिकली जब हम सॉरी सुन लो पहले। हाँ, कंपनी का जो वास्तव में मोटिव था वो था एक साथ मिलकर किसी काम को शुरू किया जाए, और इससे किसी भी व्यक्ति के ऊपर ज़्यादा वे भार न पड़े, कुछ ऐसा। इसीलिए जब आप कंपनी शब्द को देखते हैं तो कंपनी शब्द जो आती है वो लैटिन शब्द से आती है, और ये दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है, कम एंड द पेनीज। पेनीज का मतलब होता है ब्रेड। सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक। कंपनी कंपनी दो शब्दों से मिलकर बनी है, फर्स्ट कम एंड सेकंड द पेनीज। कम का मतलब होता है टुगेदर या साथ आना, एंड पेनीज का अर्थ होता है ब्रेड। यानी कि जब हम एक साथ मिलकर किसी चीज़ को खाते हैं या बनाते हैं तो ऐसे सिस्टम को हम कंपनी कहते हैं। कंपनी शब्द कब आया ये कह पाना बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो मान्यताएं हैं वो तो इटली से मानी जाती हैं, लगभग 14वीं सेंचुरी के आसपास देखी गई। लेकिन जो ओल्डेस्ट कंपनी अभी तक की जो ढूंढी गई या जो पाई गई है वो आपका एक जापानीज़ कंपनी है, जिसका नाम है कुंगो जेमी कंपनी लिमिटेड, या कुंगो जेमी कंपनी लिमिटेड, जो अप्रॉक्सीमेट 578 एडी में फॉर्म किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था। लेकिन इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि कंपनी आज भी वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में एग्जिस्ट करती है, और आप इसको नेट पे सर्च करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हाँ, तो आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया में जो हमें सबसे पहले कंपनी का नाम सुनने को मिलता है वह है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में कब आई अगर मैं पूछूं तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे बता सकते हो। लगभग 1600 एडी में यह आई थी। एडी का 1600 एडी या एमिनो डोमिनो समथिंग करके वर्ड होता है, यानी कि यीशु के डेथ के बाद के पीरियड को हम एडी कहते हैं। तो कुछ इस तरीके से कंपनी की भारत में शुरुआत होती है, और ये पीरियड आपका जो है 14वीं सेंचुरी का, यहाँ पर इटली में सबसे पहले कंपनीज को रिफॉर्म किया जाता है, कंपनीज तैयार की जाती है, और कंपनी को एक्सप्रेस करने का प्रयास किया जाना शुरू किया जाता है। और इसी को देखते हुए ब्रिटेन में, या फिर यूँ कहें कि इंग्लैंड भी आप कह सकते हैं, ब्रिटेन इंक्लूडिंग, वहाँ पर 1944 में पहली बार कंपनीज के लिए रूल्स बनाए गए, जिसे हम फ्यूचर में इसी रूल्स को हम लॉ के रूप में देखें। उसके बाद ये लॉ पूरे कंपनीज के लिए लागू होता था। ऐसे कंपनी जो ब्रिटेन या इंग्लैंड में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, लेकिन बाद के समय में जब भारत केवल एक ऐसा देश उनके लिए बनकर रह गया जहां पर उनके पास सबसे बड़े साधन के रूप में केवल भारत ही उन्हें दिखा, क्योंकि उनके सोर्सेज लगभग हर जगह से समाप्त हो रहे थे। तो उन्होंने 1935 में कंपनीज एक्ट में अमेंड किया और एक नया कंपनीज एक्ट डेवलप किया, जो स्पेशली इंडिया में लागू हुआ। और
इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये कंपनीज एक्ट लागू होता है। और आफ्टर इंडिपेंडेंट डेज की आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 के बाद जो पहली कंपनी देखने को मिलती है, कंपनीज एक्ट देखने को मिलती है, वह है हम लोगों का 1956 कंपनीज एक्ट, जो कि 1 अप्रैल 1956 को सबके पास आई। और एक्ट टू कश्मीर, यानी कि इसमें क्योंकि 47 के बाद पाकिस्तान अलग हो चुका था, बांग्लादेश तो ऑलरेडी पाकिस्तान था, इसलिए वहाँ पर कोई चर्चा नहीं किया। लेकिन हाँ, हमारा कश्मीर का जो हिस्सा था वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए कश्मीर को यहाँ से हटाया गया और कश्मीर को इसमें ऐड नहीं किया गया। इस तरीके से कंपनीज एक्ट हमारा 1956 लगभग 2013 तक चलता रहा। 2013 तक वही कंपनी एक्ट चलता रहा जो 1935 में रहा और जो 1956 में रहा, यही कंपनीज एक्ट आगे भी रन करता रहा। ओके, कहानी आगे जब आप इसमें देखेंगे तो आपसे सवाल या फिर आपके जहन में एक सवाल हो सकता है कि ऐसी क्या त्रुटियां थी जिसकी वजह से कंपनीज एक्ट 2013 लाया गया। क्या 2013 कंपनीज एक्ट ज़्यादा बेटर है 1956 से, या फिर लोगों के पास कोई काम नहीं था, ही मतलब चलो ठीक है कंपनीज एक्ट में कुछ अमेंडमेंट कर दिया जाए। तो अगर अमेंडमेंट करना होता तो फिर सीधे अमेंडमेंट किए होते, फिर ये क्या नया कंपनीज एक्ट लाने की आवश्यकता थी। तो जब आप कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनीज का विस्तार कैसे हो रहा है। क्योंकि जो कंपनीज हमें देखने को मिलती है शुरुआती दौर में, वो एक जॉइंट वेंचर के रूप में कंपनी हमें देखने को मिलती है, या फिर यूँ कहें कि एक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में कंपनी देखने को मिलती है। लेकिन वर्तमान 2013 के बाद आप कंपनीज को देखते हैं तो आप कंपनीज को पाएंगे कि उसमें बहुत सारे विकल्प आपके पास है और आसान है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करा लेना। पहले ऐसा नहीं होता था कि बहुत आसानी से इनकॉर्पोरेट इसको किया जा सके। जी हाँ, दूसरी बात यह थी कि अगर कंपनीज के कुछ त्रुटियां हो तो फिर कंपनी कहाँ पर जाए, तो उसके पास केवल एक ही सोर्स दिखाई देता था, लोकल जुडिशरी सिस्टम था। तो फिर यहाँ पर एक लंबा समय लग जाता था कंपनी को जजमेंट आने में कंपनीज के फेवर में या कंपनीज के अगेंस्ट में, क्योंकि ऑलरेडी जो लोकल जुडिशियरी हमारी है उसके पास ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं, वो फिर कंपनीज के केसेस को भी ऐड कर ले उसमें, फिर बहुत चीज़ें। इसके अतिरिक्त अगर देखी जाए तो कंपनीज के कई सारे जो रूल्स थे, ऐसे रूल्स जो आज के समय के लिए मान्य नहीं है। क्योंकि अगर आप पेनाल्टी की बात करते हैं, जो कंपनीज एक्ट 1956 में जो पेनाल्टीज रही वो वही पेनाल्टी है जो 1935 में रही। और अगर आप उस दौर को देखते हैं तो वहाँ पर बहुत कम व्यापारी या बिजनेसमैन हुआ करते थे जो कंपनीज चलाते थे, और उनके पास पूंजी बहुत कम हुआ करता था, उनके पास कैपिटल बहुत कम रहा करता था। तो ऐसे में उनके ऊपर पेनाल्टी भी कम ही लगाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे देश आज़ाद हुआ और जैसे देश का रिफॉर्मेशन हुआ, देश डेवलप हुआ, और ख़ासतौर पे 1991 के बाद जो हिंदुस्तान देखने को मिलता है, वहाँ पर कंपनीज एक्ट में कई सारे फ्रॉडलेंट आते हैं। उसके पहले भी फ्रॉडलेंट चल रहे हैं, लेकिन 19 के बाद फ्रॉडलेंट का दौर ऐसा चालू हुआ कि आपको सोचो कि यार ऐसा भी हो सकता था, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं। अभी आप लोगों ने टेलीविज़न सीरीज़ देखा होगा, कोई मेहता करके है, या नहीं, कोई मेहता करके हैं, गुजराती हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। उसके बाद आप तेलगी को देख सकते हैं जिन्होंने स्टैम्प घोटाले के लिए बहुत दिनों तक जेल में रहे। ऐसे बहुत सारे सीए और 2008 में आए थे
वो थे, और राजीव रामलिंगा राजू आते हैं, सत्यम के जो डायरेक्टर हैं। तो ऐसे फहरिस्त है बहुत बड़ी। अरे आपको देखेंगे तो इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम आते हैं। सुभाष चंद्रा का भी नाम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन चूंकि बाद में ये भाजपा के साथ रहे और फिर आडवाणी साहब की वजह से थोड़ा सा इनका नाम साफ सुथरा हो गया। तो ऐसे में पेनाल्टी लाना बहुत आवश्यक था। तो सेबी एक्ट के जरिए पेनाल्टी लाया जाता था। तो यानी कि अगर सिक्योरिटीज एक्ट में कोई डिफॉल्ट आती है तो फिर पेनल्टी तो बहुत हैवी था। लेकिन कंपनीज को अगर आप ब्रीच कर रहे हो तब क्या होगा? तो आपके ऊपर 100 रुपये 200 रुपये फाइन है। तो हर आदमी सोचता है चलो ठीक है, जो हमारी सिक्योरिटी बॉन्ड हैं और जो भी ब्रीच करना है वो कंपनी लॉ के तहत हम ब्रीच करते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पेनल्टीज को हाई कर दिया गया 2013 के बाद। यानी कि 2013 के बाद पेनल्टीज लाया गया और उसके बाद इनकॉर्पोरेशन को ईजी किया गया कि कोई भी व्यक्ति कंपनी को बहुत आसानी से हो सकता है। एक नई टाइप की कंपनीज लाई गई, OPC 1% कंपनीज लाई गई। इसके अलावा जुडिशरी सिस्टम्स से इसको अलग किया गया। इसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल्स बनाया गया जहां पर कोई भी कंपनी सेक्रेटरी जाकर अपनी बात को रख सकता है। यानी कि अब किसी भी CS जो कि कंपनी सेक्रेटरी है, नॉट अ CA, जो कि कंपनी सेक्रेटरी है, वो अपनी बातों को सीधे जो ट्रिब्यूनल का जो डायरेक्टर है यानी कि जो जुडिशरी के लिए बैठा हुआ है उसे अपनी सीधी बातें कह सकता था। इसके पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो यह थी कि कोई भी CS काम को बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन काम जब पूरा हो जाता है तो उसे अप्रूवल लेना पड़ता था जजेस के, डिस्ट्रिक्ट जजेस के अप्रूवल लेना पड़ता था। लेकिन अलाउ नहीं था डिस्ट्रिक्ट जज के पास किसी व्यक्ति को जाना। जबकि CS जा सकता है, लेकिन CS को भी अलाउ नहीं था कि वो जाए वहाँ पर। तो उसके लिए उसे एक लॉयर, एक वकील या फिर एक काउंसलर जो कि अथोराइज हो एज एडवोकेट कि वो कोर्ट के अंदर जाके जज के सामने अपनी बातों को रख सके। तो ऐसे केसेस में अपॉइंट किया जाता था और फिर वो अपनी बातों को रखता था। अब इसमें होता क्या था कि सारा का सारा जो काम हो रहा था वो CS करता था, लेकिन इसका जो पूरा का पूरा जो फीस होता था वो एक एडवोकेट लेके चला जाता था। बिना काम कुछ किए, केवल इतना काम करना, जज के सामने जाकर पेपर दिखाना होता था। यानी कि पेपर्स पे जितने सारे काम होते थे वो एक CS करता है और बाद में वो CS एक एडवोकेट हायर करता है और एडवोकेट जाकर उसको जज के सामने रखता है और जज उसके अप्रूव करता है। और इसके लिए एक लॉयर और एक भारी भरकम फीस एक CS से रिसीव करता है, लेता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कंपनीज लॉ में रिफॉर्मेशन लाना आवश्यक था और ऐसा हुआ। जब कंपनीज लॉ 2013 आती है तो उसमें आप एक चीज़ देखेंगे, थोड़ा सा मेरे से जहन से उतर रहा है। एक कमेटी है JJ ईरानी, या देखिए मैं भूल रहा था, JJ ईरानी कमेटी है जिसने इसके बारे में मांग की थी कि हमें कंपनीज एक्ट में कुछ बदलाव करना चाहिए या फिर यूँ किया जाए कि एक नया कंपनीज एक्ट लाया जाए। इस तरीके से कंपनीज एक्ट 2013 में काम होना चालू हुआ और ये आया। ठीक है, आते हैं कुछ सेक्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। अगर शुरुआती दौर की बात की जाए, यानी कि जो कंपनीज एक्ट आया तो उसमें सबसे पहले इसमें केवल 95 और सेक्शंस थे। बाद में इसमें सेक्शंस बढ़े, लेकिन शुरुआती दौर में जो कंपनीज आए उसमें केवल 95 सेक्शंस थे। यह आपको याद रखना है। कंपनीज में अभी वर्तमान में कितने सेक्शंस हैं तो आप बोल सकते हो कि सर 470 सेक्शंस हैं। कितने डेफिनेशंस हैं तो आप बोलोगे 95 डेफिनेशंस हैं। कितने शेड्यूल्स हैं तो आप बोलोगे 7 शेड्यूल्स हैं। और कितने चैप्टर हैं तो आप बोलोगे 24 चैप्टर हैं। यानी कि 470 सेक्शन, 95 डेफिनेशन, 7 शेड्यूल एंड 24 में भी थोड़ा, अगर मैं एरर है तो 24 या 21 होगा। एक बार आप देखें ना, इसको भी चैप्टर इंक्लूड हैं। ठीक है, तो अगर सेक्शन 1 की बात की जाए तो सेक्शन 1 में कंपनी एक्ट
के बारे में बात की जाती है, कंपनीज एक्ट की एप्लीकेबिलिटीज़ की बात की जाएगी, कंपनीज एक्ट कैसे एप्लीकेबल होगा, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ये सारी बातें सेक्शन 1 में आती हैं। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले कि कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड कैसे होगा, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, क्या कंपनीज अब सारी की सारी 2013 के साथ ही होंगी, तो क्या 2013 से पहले जो कंपनीज थी क्या अब उन्हें 2013 कंपनीज एक्ट के तहत अपने आप को रिन्यू कराना होगा। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी बिफोर 2013 और 1935 और 1956 और 1844 में भी यदि यानी कि 2013 से प्रीवियसली भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अगर कोई कंपनी भारत में इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसे कंपनी माना जाएगा। इसके बाद बैंकिंग कंपनीज को लाया गया, बैंकिंग कंपनी के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लाया गया, इंश्योरेंस कंपनी लाया गया, स्टैट्यूटरी बॉडीज लाई गई एंड नोटिफाइड बॉडीज भी इसमें ऐड किया गया। ये सारी चीज़ें भी हम एक एक करके डिफाइन करेंगे और फिर इस पर हम बात आगे भी करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 20 जो है वो 2013 का जो कंपनीज एक्ट है वो डिफाइन करता है कंपनी को, व्हाट इज द कंपनी। तो आप इसको जब डिफाइन करने बैठेंगे तो आपको बताना होगा कि कंपनी इज एन artificial person is created by law having separate legal entity with perpetual succession and common seal। यानी कि जो कंपनी है वह एक आर्टिफिशियल पर्सन है। यहाँ शब्द पे नोट करते चलेगा, मैंने शब्द इस्तेमाल किया है आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन से बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने क्रिएट हो सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कंपनी सिटीजन हो सकती है क्या, तो आप कहोगे कंपनी पर्सन तो हो सकती है लेकिन सिटीजन नहीं हो सकती। सिटीजन होने के लिए सिर्फ कंपनी सिटीजन इसलिए नहीं हो सकती है किसी देश की या फिर क्योंकि जो सिटीजनशिप एक्ट है वहाँ पर बाय बॉर्न बाय नेचुरल बात किया जाता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति बायोलॉजिकली किसी मदर से जन्म लेता है तो ऐसे लोगों को ही भारत का सिटीजन कहा जाएगा, न कि कोई व्यक्ति लॉ के द्वारा जो जन्म लेता है उसको कहा जाता है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चंस अक्सर सीए और सीएस में पूछे जाते हैं, इस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि क्या कंपनी कोई भी कंपनी क्या सिटीजन हो सकती है। तो इसका उत्तर होगा, इसका आंसर होगा नो, कभी भी नहीं हो सकता है। आर्टिफिशियल क्वेश्चंस का डेफिनेशन यही है। इसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है कि जो इसके मेंबर्स होंगे उनके साथ कंपनी पूरी तरीके से सेपरेट होगा, यानी कि कंपनी कभी भी मेंबर्स नहीं हो सकता है एंड मेंबर्स कभी भी कंपनी नहीं हो सकता है। मेंबर और कंपनी के बीच में एक पर्दा होता है, एक घूंघट होता है, जिसको हम लोग अपने लॉ की भाषा में, कमिट लॉ की भाषा में व्हील कहते हैं। जब हम इस व्हील को हटा देते हैं तो मेंबर एंड कंपनी बोथ आर कॉर्पोरेट, बोथ आर सेट टू द कॉर्पोरेट। लेकिन जब हम व्हील को फॉल मतलब नीचे रखते हैं, डाउन रखते हैं, तो कंपनी एंड फॉल आर कंपनी एंड मेंबर्स आर टू सेपरेट एंटिटी, या फिर एंटिटी भी आप लोग कहते हैं। परपेचुअल सक्सेशन की बात की जाए तो कंपनी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी कि कंपनी कभी भी बंद नहीं हो सकता है जब तक कि कोई अधिनियम के तहत या फिर किसी नियम के तहत कंपनी को लॉ के माध्यम से बंद नहीं किया जाता है तब तक। यानी कि तो किसी भी कंपनी का समाप्ति नहीं हो सकता है यदि कोई भी
कंपनी लॉ के तहत इसे बंद नहीं किया गया। इसके अलावा कॉमन सील इस समय कॉमन सील हो गया है। पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने कहा ना कि आपसे कि कंपनीज 2013 को लाने के पीछे यही कारण था कि जो मेन कारण यही था इसका कि डायरेक्टर मेंबर्स और कंपनीज को बहुत इजी फॉर्म में रखा जा सके और इसे बहुत अच्छे से डिफाइन किया जा सके। इसमें कोई पेचीदा कोई टॉपिक न रहे कि बोथ आर और डिफ़िकल्ट एंड द क्रिटिकल पोजीशंस क्रिएट हो सके दोनों के लिए, कंपनी के लिए भी एंड मेंबर्स के लिए। तो यहाँ पर कॉमन सील के लिए अब ऐसा कहा गया कि पहले क्या होता था कि 2013 से पहले कि अगर किसी कंपनी को कोई काम करना होता था तो उसे लीगली अपने आप को दिखाने के लिए कॉमन सील का प्रयोग करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान में उस जगह पर अगर कोई मेंबर जो कि ऑथराइज्ड कंपनी के द्वारा है, डायरेक्टर जैसे कि, तो वह कंपनी के बिहाफ पे वो सारा काम कर सकता है और वह काम इसका माना जाएगा, कंपनी का माना जाएगा, ठीक है ना, न कि मेंबर का माना जाएगा, क्योंकि कंपनी ने उसको ऑथराइज किया है कि वो उसके बिहाफ पर ये काम कर सकता है, ठीक है। PDF हाँ PDF मिल जाएगा, आप देख रहिए। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आपको समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी से क्यों लाया गया, तो आप बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। देखिए, शब्दों को रटना सीखिए, ठीक है ना। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होता कि बैठ के मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। ये थ्योरी है और थ्योरी को ऐसे ही समझा जाता है कि आप इसमें अगर कोई पूछे आपसे तो आप लिख लाने के पीछे की सिंप्लिसिटी का होगा एक पहला, तो पेनल्टी इंक्रीज करना होगा। दूसरा कि न्यू मेथड टू इंट्रोड्यूस फॉर न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट एंड इसके अलावा इंक्रीज हाई स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऐड किया गया। तो इस तरह की चीज़ों को यहाँ पर ला सकते हैं और आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ओके, हाँ चलिए। हाँ बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूँ। अब बोल रहा हूँ, जो बोलना है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ ओके, अरे अथॉरिटी जो डेवलप की जा रही है वो किस तरह की हो सकती है। एक तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है। अच्छा हाँ, एक शब्द एक ऐड आप कर सकते हो कि इसको लाने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि एक न्यू अथॉरिटी को कंपनीज एक्ट के तहत इंट्रोड्यूस किया गया। ये अथॉरिटी कौन होगी? ये अथॉरिटी होगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होगा, यानी कि जो कंपनी का रजिस्ट्रार होता है वो होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होगा। मतलब दुनिया में सोचने वाली बात है, आप इस बात को समझना कि दुनिया में, मतलब हिंदुस्तान की बात करो, दुनिया मतलब हिंदुस्तान में फॉरेस्ट का एक अलग डिपार्टमेंट है, कॉर्पोरेट अफेयर्स है, सड़क का है, मतलब सबका है, जो पूरे हिंदुस्तान को मतलब आज अपने हाथों पे लेके चलता है। कॉर्पोरेट का कोई अफेयर्स नहीं था। 2013 के बाद एक नया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लाया गया जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह काम करेगा। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जैसा मैंने कहा कि एक नया जुडिशरी सिस्टम से इंट्रोड्यूस किया गया जो स्पेशली कंपनी लॉ के लिए होगा। एंड फाइनली एक डायरेक्टर होगा जो कि उस स्टेट के चीफ जस्टिस या फिर सेंटर के प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर वो कंपनी के लिए आदेश संभाल सकता है और काम कर सकता है। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। हाँ देखो, सारे लोग रहेंगे तो कल से क्लास, हाँ सारे लोग रहेंगे कल से क्लास, तो क्या ठीक है। तो एक बार रिविजन करना। PDF हाँ मिल जाएगा, कल बैठ के पढ़िए। चलिए, गुड बाय, ध्यान रखिएगा अपना।